हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। नाम से ही पता चल रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब वर्क और एनर्जी के रिलेशन को ये डिस्क्राइब करेगा। लेकिन कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान है, इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिखते हैं वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसको इस नाम से भी जानते हैं। कभी कभी किताबों में लिखा होता है वर्क एनर्जी थ्योरम और कभी कभी लिखा होता है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम मतलब साफ है। कई बार बच्चा भूल जाता है, पूछते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, बच्चा स्टेटमेंट भूल गया। अबे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क और वर्क एनर्जी के बीच में रिलेशन है, नाम से ही पता चल रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. Work done by all the forces equal to change in kinetic energy. ये जो डेफिनेशन है इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। क्या इंटरनल फोर्स का वर्क भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा? बिल्कुल, मैंने आपको समझाया था एक्सप्लोजन के केस में। मान लो ऑब्जेक्ट अपने आप टूट गया, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। कहां था ऑब्जेक्ट? सुन भाई एनएलएम में खूब पढ़ा होगा तूने। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी मोमेंटम क्या है? जीरो है। इसकी मोमेंटम क्या है? जीरो है। अचानक से दो हिस्से में टूट गया, अचानक से साहब दो हिस्से में टूट गया। एक हिस्सा इधर भागा V1 से तो दूसरा हिस्सा इधर भागा V2 से। टूटने के बाद फाइनल मोमेंटम बोलो, टूटने के बाद फाइनल मोमेंटम बोलो। सर जीरो ही होगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP बाई dt। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा। इनिशियल जीरो था तो फाइनली जीरो होगा। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था? जब ये रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था जीरो, बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज, सॉरी, इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बट इंटरनल फोर्स कैनॉट चेंज मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक बार लिख देता हूं। इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की, बॉडी की बात नहीं, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, बट इट कैनॉट चेंज मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ये सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम के मोमेंटम को सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर सकता है। मेरी बात सुनना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है, सुनो ढंग से। सिस्टम के मोमेंटम को कौन चेंज कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो सिस्टम का मोमेंटम पक्की बात है चेंज होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला होता है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP बाई dt। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का ही हक है कि सिस्टम की मोमेंटम को चेंज कर सकता है। इंटरनल फोर्स सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाता। कई एग्जांपल आपने पढ़े होंगे। मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अपन खड़े हैं, आगे जाना है, मुझे नहीं जा पा रहा हूं, क्या करूंगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करूंगा। एक पेन लूंगा, या मेरे पास पेन नहीं है, घड़ी है, वॉच है, जूते हैं, चप्पल है, कपड़े उतार के फेंक दूंगा इधर, इसको मैं उतार के इधर फेंक दूंगा। जैसे ही जूते उतार के उधर फेंकूंगा तो जूता और मेरा नेट वेलोसिटी क्या था? जीरो। नेट मोमेंटम क्या था? जीरो। जैसे जूता को कुछ मोमेंटम इधर दूंगा उतने ही मोमेंटम से मैं पीछे जाऊंगा, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिस्टम का मोमेंटम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही चेंज कर सकता है, बट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंटरनल फोर्स चेंज कर सकता है क्योंकि इंटरनल फोर्स कैन वर्क। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, स्यूडो फोर्स। क्या स्यूडो फोर्स भी आ जाएगा इस फॉर्मूले में? बिल्कुल, मैंने लिखा है ऑल मतलब ऑल, दुनिया का हर फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्यूडो फोर्स लिख ले भाई। टेंशन फोर्स सर बिल्कुल, फ्रिक्शन फोर्स सर बिल्कुल, नॉर्मल फोर्स सर बिल्कुल, लिख ले सब, जितना फोर्स का नाम जानता है सब लिख ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर, सब लिख ले, सबका वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्स हमने सुना है सर, लिख ले। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख ले। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी फोर्स
इससे फर्क नहीं पड़ रहा है वो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, फोर्स एट अ डिस्टेंस है, फोर्स एट अ कांटेक्ट है, ग्रेविटेशन फोर्स सर, ग्रेविटेशन फोर्स लिख ले भाई, लिख ले, जो मिल रहा है ना, जितने फोर्स मिल रहा है सबको लिख ले, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑल मींस ऑल, कोई एक्सेप्टर नहीं है इसमें। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, स्यूडो फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दुनिया के जितने भी फोर्स है सारे फोर्स का वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम है तेरा, ये थ्योरम है तेरा, क्लियर है ये बात। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले ही मैंने आपको क्वेश्चंस के थ्रू ये चीज समझा दिया है, कई केस में समझाया मैंने कि अब देखा था नेट वर्क डन सिस्टम पे जितना हुआ था उतना ही सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई थी। कराया था ऐसे सवाल, याद है नहीं याद है तो लेक्चर देखिए, अपने नोट्स देखिए, आपको दिख जाएगा। तो बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? अरे वर्क एनर्जी थ्योरम ही वर्क एनर्जी थ्योरम है यार, वर्क और एनर्जी के बीच की रिलेशन है। क्या है वर्क एनर्जी के बीच का रिलेशन? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसका, कौन से फोर्स का? सारे फोर्स का, दुनिया के सारे फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई ये बात? ठीक है सर, आगे बताओ कुछ अब नया बताते हैं, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा, इससे और समझो। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, आईआईटी 2002 में ये सवाल पूछा था, आईआईटी 2002 में सवाल पूछा था। मान लो एक ऑब्जेक्ट है m मास का, कितने मास का ऑब्जेक्ट है? m मास का, और एक ऑब्जेक्ट है 2m मास का। इस पे फोर्स लगाया हमने F, इस पे भी फोर्स लगाया हमने F, ये t इज इक्वल टू 0 का सीन है। यहां से दोनों को खींच के लेके जा रहे हैं, इस डिस्प्लेसमेंट के बाद 2m का ऑब्जेक्ट यहां आ गया, और ये भी इस डिस्प्लेसमेंट के बाद m मास का ऑब्जेक्ट यहां आ गया साहब। ठीक है ना? कितने फोर्स से खींचा था? इसको F फोर्स से, इसको F फोर्स से। इसका काइनेटिक एनर्जी देखो, F फोर्स से लगातार खींच रहा हो तो इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा KE, और इसका काइनेटिक एनर्जी KEB। दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ B का रेशियो बताओ। बताओ क्या कैसा होगा? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ध्यान से देखेंगे, सुनिए। मास m है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करिए आप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² बराबर p²/2m। ये होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? कल ही लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास जब वेलोसिटी सेम हो, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास जब मोमेंटम सेम हो। ये मैं कहानी बता चुका हूं आपको, क्लियर है ये बात? अच्छा, तो पहले ऑब्जेक्ट का मास है m, इसका भी वेलोसिटी क्या है? 0। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 2m, इसका भी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी था 0। इस पे फोर्स लगा F और इसको खींच के लाया इस डिस्टेंस तक, इस पे ही फोर्स लगा F, इसको खींच के लाया इस डिस्टेंस तक। तो दोनों मोशन में रहेगा क्योंकि कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा हूं, तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो अभी अभी आपको एक नया फॉर्मूला मिला है काइनेटिक एनर्जी का, और इसको भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी, इनफैक्ट नॉट काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिएगा, इसको भी लिखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर ऐसा है तो इस पे वर्क कितना होता है निकाल लेते हैं। तो इस पे वर्क W1 इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है F, और कितने डिस्प्लेसमेंट तक गया S, तो ये होगा F डॉट S। इस पे फोर्स कितना लग रहा है F, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है S, तो इसका वर्क होगा, दूसरे वाले का वर्क होगा F डॉट S। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होगा। अरे भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो 0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ऑन ऑब्जेक्ट A डिवाइडेड बाई वर्क ऑन ऑब्जेक्ट B। पहले का वर्क बोलो Fs, दूसरे का वर्क बोलो Fs, कट के क्या हो जाएगा? 1:1। क्या पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम आई है? हाँ बिल्कुल सेम काइनेटिक एनर्जी आ गया, लेकिन मास तो इसका m था और इसका मास 2m था। इनिशियली वो रेस्ट पे थे और मोशन में आ गए, तो दोनों में जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुआ और सेम कैसे हो सकता है यार? काइनेटिक एनर्जी या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, यहाँ पे देखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ा अपन ने, काइनेटिक एनर्जी या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। देख इधर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा हाफ mv²,
हाफ एम बी स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। आप कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी m मास का और 2m मास का दोनों मोशन में आएगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, अलग अलग मास का। हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है वर्क। एक और हमें फॉर्मूला मिला है डायरेक्ट, इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है। असल में ये मत बोल देना काइनेटिक एनर्जी इज वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क। लेकिन अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का आएगा तो वर्क के बराबर होगा। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इफ के इनिशियल इज जीरो, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो एफ डॉट एस के बराबर होगा, जो कि वर्क है। मतलब काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। कहाँ है फॉर्मूले में? काइनेटिक एनर्जी बराबर एफ डॉट एस। नया फॉर्मूला आपके पास सामने आ गया, इसको हल्के में मत लो, हल्के में मत लो, अच्छे से सुनो। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास गायब है। जहां से शुरू हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास हुआ करता था। Kinetic energy is directly proportional to mass if speed is constant. Kinetic energy is inversely proportional to mass if momentum is constant. और kinetic energy does not depends upon mass if force and displacement is given. दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तेरे पे, मेरे पे, इस चौक पे, मार्कर पे, एफ फोर्स इस डिस्टेंस तक लगाऊंगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन है तो दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट में सेम काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो? गिवन हो। क्लियर है? ये आईटी 2002 में ये सवाल पूछा था। क्या आपको अच्छे समझ में आ गया? ये इसको स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए। सुनिए अब आगे, ये लिख लिया अगर आपने तो ये देखिए, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट ऑन ऑब्जेक्ट, इफ force and displacement is constant, is given on object, is given for different object, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉमन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन, देन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास। तो ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी इज मास पैरेलल टू मास एक्सिस होगा। चाहे मास तुम m रखो, 2m रखो, 3m रखो, 4m रखो, मास कितना ही बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी दुनिया के हर मास में सेम डेवलप होगा। कब? जब काइनेटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन, एंड वर्क डन होता है सिंपल एफ डॉट एस। इसमें कहीं मास नहीं आ रहा है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लगा के एस डिस्प्लेसमेंट तक उसको लेके जाओगे तो उसमें जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, चाहे दुनिया का, देखो मेरे पे एफ फोर्स लगाओ इस डिस्टेंस तक, इस मार्कर पे एफ फोर्स लगाओ इस डिस्टेंस तक, फोर्स एफ और डिस्टेंस एस, तो वर्क डन हो जाएगा सब पे सेम, और वर्क डन हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी सब में सेम डेवलप होगा। क्या आपको समझ आ रहा है? ये आश्चर्य जैसा है। बच्चे हमेशा ये सवाल गलत ही सॉल्व करते हैं, नहीं तो आते हैं पूछने की सर काइनेटिक एनर्जी तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हार्डली काइनेटिक एनर्जी मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, नॉट ऑलवेज, बट वर्क गिवन है, कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। आप ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास का पावर जीरो। कब? हमेशा नहीं। एफ एंड एस इज गिवन, देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास का पावर जीरो। ऐसे ही बोलते हैं कि मास पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसका ऐसे तो रिप्रेजेंट करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू मास का पावर जीरो। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए ढंग से। आगे आइए सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। अब है असल में काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल करेंगे। वर्क निकालना तो अपन सीख गए हैं, उसको यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। वर्क निकालना अपन सीख गए हैं, उसको यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। और कभी कभी काइनेटिक एनर्जी निकालना जानते हैं हम तो उसको यूज करके वर्क निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है हमारे हाथ में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए यूज करते हैं। सवाल क्या है देखिए, t इज इक्वल टू 0 पे एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करा अपन ने, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ड्रॉप करेंगे तो 0 होगी। मस्त सरफेस स्मूथ था,
ब्लॉक यहाँ से आया स्लाइड करता हुआ कहीं यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ पे रफ सरफेस है, तो कुछ इस डिस्टेंस चल के रुक गया, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे चल के रुक गया। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट टू रेस्ट तक जा रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। सुनो, कंप्लीट जर्नी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। कंप्लीट जर्नी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना है, 0, ड्रॉप किया था। फाइनल वेलोसिटी कितना ऑब्जेक्ट का, 0, क्योंकि ड्रॉप किया था। तो यहां से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। क्यों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्या आपको ये बात समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो आगे समझना, यहां से ऑब्जेक्ट पे एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg और दूसरा यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल। यहाँ पे आएगा तो जाके ऑब्जेक्ट पे लगेगा एक फ्रिक्शन। तो टोटल कितने फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, 3। एक नॉर्मल जो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ लगेगा और एक फ्रिक्शन और तीसरा ग्रेविटेशन। तो कितने फोर्स मिलके वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटेशन प्लस फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे तो 90% केसेस में नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ऑब्जेक्ट आगे चलेगा तो भी नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा 0। ग्रेविटी का वर्क वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। बस ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से यहां आया, तो किस रास्ते से आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना नीचे आया, h नीचे आया, फोर्स था mg, तो इसका वर्क हो जाएगा mgh। नीचे आया, फोर्स भी नीचे लग रहा हो तो वर्क हो जाएगा mgh। और इनफैक्ट ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां पहुंच गया तो भी ग्रेविटी का वर्क mgh ही होगा। क्यों, क्योंकि जब यहां चल रहा था तो यहां से यहां तक वर्क mgh, और जब यहां आएगा तो mg नीचे और ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका वर्क डन 0 हो जाता है, mgh। अच्छा, यहां पे फ्रिक्शन का वर्क 0 क्योंकि फ्रिक्शन लग नहीं रहा। यहां पे जब ऑब्जेक्ट चला था तो फ्रिक्शन लगा था। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एन, और एन बराबर mg है तो म्यू mg। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन का वर्क। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, फ्रिक्शन का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिस रास्ते से जाएगा कंटिन्यूसली उस रास्ते पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा, तो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट आ गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा s डिस्प्लेसमेंट, तो म्यू mgs इनटू cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्यों, साफ साफ पता चल रहा है फ्रिक्शन फोर्स पीछे और ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है। जब स्लाइड करता हुआ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, और ऑब्जेक्ट आगे। तो cos 180 डिग्री -1, तो ये माइनस आएगा तो उसको उधर ले जाके पॉजिटिव बना देगा। तो देखो mgh इज इक्वल टू म्यू mg इंटू s। यहाँ से mg से mg कैंसिल होगा तो s इज इक्वल टू, अपने को ये निकालना था ना कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा h बाई म्यू। ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको समझ आया? ये बहुत इजी है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्स का नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और आपको याद हो तो मैं वर्क पढ़ाते ही आपको हिंट दे दिया था वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। वर्क नेगेटिव का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का कम होना। और कई क्वेश्चंस में भी मैंने आपको समझाया था, देखिएगा ध्यान से। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव आया तो चेंज पॉजिटिव, चेंज पॉजिटिव मतलब चीज़ें बढ़ी है। अगर ये निगेटिव आया तो डेल्टा के निगेटिव मतलब डेल्टा के निगेटिव मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। और वर्क अगर 0 है तो डेल्टा के ही 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज में 0 हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। समझ आया ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, अच्छे से लिखिएगा, एकदम एक एक चीज ढंग से लिखना है आपको। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, ठीक है साहब। आगे देखते हैं। ये सवाल आपने एनएलएम में किया होगा, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। मैं सवाल बताता हूँ। हाफ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज रफ एंड हाफ इज स्मूथ। आधा इंक्लाइंड प्लेन रफ है और आधा स्मूथ है। मान लीजिए यहां से यहां तक डिस्टेंस अपन लेते हैं 2s, क्योंकि डिस्टेंस वो नहीं दिया इंक्लाइंड प्लेन का, मैं मानता हूं 2s। मैंने एज्यूम किया टोटल डिस्टेंस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, टोटल लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज 2s, राइट। इंक्लाइंड प्लेन का टोटल लेंथ है 2s। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आधा स्मूथ है और आधा रफ है, मतलब यहां से यहां तक ये s रफ है।
और ये इज स्मूथ है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0, ये 2s गिवन नहीं था, मैंने एज्यूम किया है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। अब आगे क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम 0 एट बॉटम, देन रिलेशन बिटवीन म्यू एंड tan थीटा। क्या ये NLM वाले चैप्टर का सवाल है? किस चैप्टर का सवाल है साहब? NLM का सवाल है। NLM के मॉड्यूल में भी सवाल है, क्लास में भी किया होगा, याद करो ये सवाल NLM में आपने किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन बिल्कुल अलग होगा और 2 ही लाइन में आंसर आएगा। NLM में थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा आपको सॉल्व करना, याद करो NLM में करा होगा तूने, तो लगा यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेट होगा g sin थीटा से, यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये अगर चाहो तो NLM में एक बार इसको देख लेना, NLM में जो आपने सॉल्व किया होगा उसको देख लेना। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करेंगे सुनो। वर्क एनर्जी थ्योरम रिमेंबर करो क्या होता है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम कब अप्लाई करते हैं? हमेशा। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अभी लगा सकते हैं, अभी नहीं लगाएंगे, इधर लगा सकते हैं, उधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएगा, वहां नहीं लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल, याद रखिएगा ये बात, ऑलवेज एप्लीकेबल, एकदम फंडामेंटल रिलेशन है, बेसिक फिजिक्स है, ये हमेशा सही ही होगा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। सर 0 कैसे? 0 कैसे? तो बताओ, जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ड्रॉप करूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनली एक्सेलरेट होता हुआ या फ्रिक्शन की वजह से रिटार्ड हुआ और यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। यही सवाल है कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एंड फाइनल वेलोसिटी एट द 0 इज बॉटम। तो ऊपर भी 0 वेलोसिटी, नीचे भी 0 वेलोसिटी, कहानी खत्म। तो सबसे पहले नॉर्मल का वर्क 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और ऑब्जेक्ट कहां चल रहा होगा, इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पे, नॉर्मल यहां, तो नॉर्मल का वर्क हमेशा 0। ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? तो इंक्लाइन प्लेन का लेंथ मैंने 2s माना है, आधा स्मूथ आधा रफ। ग्रेविटी का वर्क इंक्लाइन प्लेन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी का वर्क इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट वर्टिकली कितना नीचे है, यहां से यहां तक कितना नीचे है। अगर ये एंगल थीटा इंक्लाइन प्लेन का लेंथ 2s है तो आप साफ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर p डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यहां से यहां तक लेंथ है 2s, तो p हो जाएगा 2s sin थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होगा m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट p, वो 2s sin थीटा प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ऑब्वियसली वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों? ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन ऊपर लाएगा, और इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन, और एन की वैल्यू mg cos थीटा। ये बताने की जरूरत नहीं है, कई बार कर चुके हो आप, नीचे mg, इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, तो एन की वैल्यू क्या होगा, mg cos थीटा। ये तेरा फोर्स हो गया, वर्क होता है फोर्स, तो म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो असल में ऑब्जेक्ट इस रफनेस पे चला है, यहां से यहां तक रफनेस पे चला है, तो यहां से यहां तक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, इधर फ्रिक्शन फोर्स, इधर डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल एग्जैक्टली, तो ये लेंथ तक डिस्प्लेसमेंट है। अरे जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होता है, इसलिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं फोर्स की तरफ। अब फोर्स ही इधर लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s, तो यहां लिखेंगे अपन s इज इक्वल टू 0, तो अपन इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, उसको उस तरफ ले जाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो mg और s यहां से कैंसिल होगा, mg और s, ये बेटा 2 sin थीटा और ये आपका म्यू cos थीटा को यहां ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका 2 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और याद करो यही आंसर है यही आंसर है, म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ये आंसर याद कर लीजिए। आप देख लीजिएगा NLM वाले मॉड्यूल में और चैप्टर में सवाल है, 2 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। क्या आपको हवा लगा इस सवाल का, कुछ समझ आया अच्छे से? 2 लाइन का कैलकुलेशन है। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से सीख जाते हैं तो क्या आप सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे? प्लीज लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बढ़िया से लिखिए बेटा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड का है। अरे सर फ्लूइड तो हमने पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, 9th क्लास में पढ़ा होगा यार। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम सुना है? नहीं सुना सर हमने, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में
डूबा हुआ हो, फ्लूइड की डेंसिटी है रो, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है रो, राइट। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है सिग्मा। तो फ्लूइड में डूबने की वजह से एक बाइंड फोर्स ऊपर लगता है और उसका वैल्यू होता है रो, लिक्विड की डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? लिक्विड की डेंसिटी इनटू सॉलिड का वॉल्यूम V इंटू जी, ये होता है। ये क्या है? ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स एक लगता है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें बता दिया, ये बाद में पढ़ोगे, अभी के लिए याद रखो रो BG, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सवाल है, नीट 2013 में सवाल पूछा था ये। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको लगाया हमने पीछे वाले चैप्टर में भी, आगे वाले चैप्टर में भी। और मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूं, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं, ये थ्योरम आगे आने वाले हर चैप्टर में लगेगा। ग्रेविटेशन में भी लगेगा, 12th में भी हर चैप्टर में लगेगा, SHM में भी लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छे से समझिए। सवाल क्या वो देखिए, डेंसिटी ऑफ बॉल इज सिग्मा, ठीक है भाई। बॉल की डेंसिटी क्या है? सिग्मा, ये गिवन रहता है। एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। अगर वाटर की डेंसिटी रो है, इसका वॉल्यूम V है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा हो, मान लो इसकी वॉल्यूम V है और वाटर की डेंसिटी रो है, तो ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स इस पे कितना लगेगा? बोलो बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स होता है रो लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। याद कर लो बेटा, रो VG लिक्विड की डेंसिटी और सॉलिड का वॉल्यूम इनटू जी, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे लग रहा होगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही रहेगा, ठीक है। देन फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बॉल फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। देखो क्या है कि जैसे ही मैं इस बॉल को रिलीज करता हूं, यहां से क्या करता हूं मैं? रिलीज करता हूं, छोड़ता हूं। तुमने एक ऑब्जर्व किया होगा कि एक हल्के प्लास्टिक के बॉल को एकदम फील करा देता हूं। फिजिक्स का है इसमें, सवाल ही नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। देखो, एक पानी का टब ले लो, बचपन में तूने बहुत खेला होगा यार, नन्हे मुन्ने जब थे तुम। एक हल्के प्लास्टिक के बॉल को पानी के अंदर ले जाओ, कितने हाइट पे? स्मॉल एच हाइट पे, और उसको वहां से छोड़ दो, तो ऊपर की तरफ भागता हुआ आता है क्या? एकदम हल्का बॉल हो, लोहे का बॉल लेगा तो नीचे चला जाएगा वो, लोहे का बॉल डूब जाता है। लोहे का बॉल क्या होता है? डूब जाता है। और पत्थर हो तो डूब जाता है, और प्लास्टिक का हल्का बॉल हो तो ऊपर उठेगा। तो ये प्लास्टिक का अगर हल्का बॉल है तो ऊपर उठ के आएगा, और ऊपर उठ के आएगा तो यहाँ पे पानी के सरफेस पे आके ऊपर जंप करेगा। स्विमिंग पूल वगैरह देखा है? एकदम गांव से हो, एकदम हमारे गांव में तो सर नदी बहती है, हम तो जाते नहीं, डर लगता है। अरे भाई साहब, स्विमिंग पूल वगैरह में जाओगे तो उसमें बहुत हल्के हल्के बॉल देते हैं, उसको नीचे ले जाओगे, पानी में छोड़ोगे तो भाग के बहुत ऊपर आता है। हल्का एकदम प्लास्टिक का बॉल को टब में एच हाइट नीचे ले जाके जब छोड़ोगे तो सरफेस पे आके रुकेगा कि थोड़ा जंप करता है, तो ये थोड़ा जंप करता है। तो आपसे पूछा है कि कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा सरफेस ऑफ वाटर से। चिंता मत कर, सॉल्यूशन 2 ही लाइन का है। और मैं एक और बात बता दूं, जब ये फ्लूइड में पढ़ोगे तो हो सकता है फ्लूइड का मास्टर पूरा फ्लूइड लगा के करे, काइनेमेटिक्स से करे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 पेज का। और वर्क एनर्जी थ्योरम से करो। ये देखो, ये बात ये है कि जो सीख रहा है ना, उसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपके सामने रख रहा हूं मैं। चलो अब सवाल करते हैं। समझ गए सवाल क्या है कि यहां से बॉल को क्या किया अपने? रिलीज किया, तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? 0। ये वॉल्यूम है भाई, इसको वेलोसिटी मत समझ लेना, वॉल्यूम भी है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। भागता हुआ जाएगा, सरफेस पे पहुंचेगा और जंप करके मैक्सिमम हाइट तक कहीं जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई बैंड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 0। क्यों सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों? क्योंकि जब छोड़ा था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। अच्छा सर, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होगा निगेटिव, बताया था यार, ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है। अच्छा, यहां से यहां तक जब ऑब्जेक्ट आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लग रहा था। हाँ, ऑब्जेक्ट को पानी में रखो, हवा में रखो, आग में रखो, कमरे में रखो, कहीं भी रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपीयर होगा ही। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना होगा? स्मॉल h प्लस कैपिटल H। यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो लिखोगे mg कैपिटल H प्लस स्मॉल h प्लस बैंड फोर्स कितना लगता है? रो VG। ये तुम्हें बताया है, क्वेश्चन में ही बता दिया, ऐसा मान ले, फ्लूइड पढ़ोगे तो आ जाएगा रो VG। तो ये तो फोर्स हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो बताओ, फोर्स कहां? ऊपर, और फोर्स तभी तक लगेगा जब तक ये पानी में डूबा हुआ है, तो h हाइट तक, स्मॉल h हाइट तक पानी में, तो स्मॉल h हाइट तक ही उस पर वर्क करेगा, इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आ गया? अब g से g कैंसिल होगा, काट दे, और इसको उधर ले जा, तो समझना, सॉरी mgh को उधर ले जा, तो m कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू रो इंटू v।
अरे रो भी यहाँ रह गया, ये उधर चला गया। अब सुनो, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसका मास है, ऑब्जेक्ट का ऑब्वियसली, इसका डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम भी, तो इसको लिख सकते हो सिग्मा वी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू रो वी। तो यहाँ से देखो V से V कैंसिल होगा, क्या होगा बेटा, V से V कैंसिल होगा। तो अपने को क्या चाहिए था, ये h हाइट, तो इस h को निकालने के लिए आप सिग्मा को पहले उधर ले जाएं, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू रो बाई सिग्मा। रो बाई कुछ गलत किया गया है, अरे स्मॉल h यहाँ पे छोड़ दिया, वही तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ गलत हुआ है। अरे स्मॉल h यहाँ था ना, रो वी एच, तो ये रो वी एच उभर जाएगा, तो ये h है इधर, तो यहाँ से आपको ये सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिग्मा h प्लस सिग्मा इंटू स्मॉल h को उधर ले जाओ। अगर सिग्मा इंटू स्मॉल h को उधर ले जाओगे, v कैंसिल हो गया है, तो रो h माइनस सिग्मा h। तो यहाँ से h को कॉमन निकाल लो और फिर सिग्मा को नीचे भेज दो, तो कैपिटल H आपका आएगा रो माइनस सिग्मा बटा सिग्मा इंटू स्मॉल h, ये आपका आ गया, ये आपका आंसर आया। ठीक है भाई, तो बस मैंने थोड़ा सा 4-5 लाइन इसलिए लिखा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सारी चीज़ें बताई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम v है, अगर वो लिक्विड में डूबा हुआ है तो लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इस पर फोर्स लगता है। क्लियर है ये बात, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। इन केस अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस इतना समझ आया क्या कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था और फाइनली मैक्सिमम पर रेस्ट में आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, इतना समझ आया। अच्छा, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और बैंड फोर्स ऊपर, ये समझ आ गया, बस इतना ही समझ में आ गया ना, बहुत है। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से यहां तक लग रहा है और बैंड फोर्स सिर्फ यहां से यहां तक लग रहा है, इतना समझ में आ गया तो आंसर ही आ गया भाई। इससे ज्यादा समझना क्या है, लिख ले, ढंग से लिखिए प्लीज, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। चलिए आगे देखिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल है, एकदम फंडामेंटल सवाल है। यहां से एक 3 बॉल को, बॉल ए को ऊपर यू वेलोसिटी से, बॉल बी को आगे यू वेलोसिटी से, बॉल सी को नीचे यू वेलोसिटी से फेंका। जब ये फाइनली ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो इसका स्पीड है वीसी, इसका स्पीड ऊपर जाके नीचे आएगा वीए और इसका स्पीड वीबी। तो कंपेयर करो वीए वीबी एंड वीसी में, तो आपको बताऊं कि वीए इज इक्वल टू वीबी इज इक्वल टू वीसी होगा। क्यों? यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी बात सुनना ढंग से, अगर मैं ए के लिए लगाऊं तो इस पे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर गया नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका वर्टिकल एच होगा। ऊपर गया फिर नीचे आया तो यहां से तक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो एच ही हुआ। अच्छा, ये भी यहां गिरा है लेकिन नीचे तो एच ही आया है और ये डायरेक्ट नीचे एच आया है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बराबर ऑन बी बराबर ऑन सी, और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है यहां पे। अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सारे पे सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, सब पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सेम। और इनिशियली सबको काइनेटिक एनर्जी मैंने सेम दिया था क्योंकि मासेस हैं सारे एम 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 और स्पीड मैंने सेम दिया था, तो ये भी सेम। अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी माइनस सेम बराबर सेम, तो सेम ही आएगा ना सबका। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इंडिविजुअल भी निकालोगे ना काइनेटिक एनर्जी। चलो ए का काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल के देता हूं तुम्हें। ए का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो देख भाई, ए का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एच, इधर थ्रो किया था वी से, तो ए के लिए बात करोगे तो इसका होगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ऑन ए, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तेरा एम जी और ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू, नीचे आएगा ऑब्जेक्ट फाइनली और नीचे फोर्स लग रहा है एम जी एच, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एफ का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई का होल स्क्वायर, तो हाफ एम बाहर निकाल ले इंटू वी आई का होल स्क्वायर। एम से एम कैंसिल होगा, जी नीचे ला और तुम्हें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो रुक जा, 2 यहाँ ले आ तो ये हो जाएगा 2gh और माइनस यू आई को इधर ले आ तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ का होल स्क्वायर। तो वी एफ आ जाएगा तेरा रूट अंडर 2h रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh।
याद होगा मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये निकाल के तुम्हें दिखाया था। तो ये तो भाई सेम रह गया, ए पे भी सारा कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, बी पे भी सारा कैलकुलेशन आएगा, भले ही इधर से जाके इधर गिर रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, वर्क डन बाई ग्रेविटी इतना ही होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही टर्म है, तो ये वाला टर्म ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए सबका सेम है। तो फाइनली स्पीड जब ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो ए का जो स्पीड होगा वी ए, और सी का जो स्पीड होगा वी सी, और बी का जो स्पीड होगा वी बी, ये तीनों सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए वी ए बराबर वी सी बराबर वी बी। अच्छा, स्पीड सेम होगा, नॉट वेलोसिटी, स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम से टकराएंगे, लेकिन इसका इंक्लिनेशन कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो इनका स्पीड सेम होगा लेकिन इनका वेलोसिटी सेम नहीं होगा। तो ये केस आप लिख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछते हैं, कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो स्क्रीन पॉज करके इसको आप लिख ले तो अच्छा रहेगा। आगे देखिए बेटा सवाल, एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से यहां से प्रोजेक्ट किया अपन ने, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, 20 मीटर पर सेकंड से, कितने हाइट से फेंका है, ये हाइट है आपका 120 मीटर हाइट, ऑब्जेक्ट आके यहाँ गिरेगा, तो फाइनल स्पीड कितना होगा, 37 डिग्री है ये, अरे यार ये 37 डिग्री मिटेगा नहीं, ये 37 डिग्री प्रोजेक्ट किया, तो इस पर स्पीड बताओ। तो फाइनल स्पीड निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। देखिए काइनेमेटिक्स का सवाल है, अब काइनेमेटिक्स का सवाल खुद काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से मुश्किल होगा, क्योंकि 2D मोशन है, और 2D मोशन में स्पीड निकालने के लिए पहले आप x का स्पीड निकालेंगे, x का वेलोसिटी निकालेंगे, y का वेलोसिटी निकालेंगे, फिर आप नेट वेलोसिटी निकालेंगे। अगर आप एग्जैक्टली काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट यूज करें तो 2D मोशन के लिए काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट थोड़ा तो लेंथी होता है ना। काइनेमेटिक्स, ये प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट अ 2D मोशन, इनफैक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इज 1D मोशन प्लस 1D मोशन, और एक्स एक्सिस का मोशन कभी y पे डिपेंड नहीं करेगा, y का मोशन x पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को 2D के कंसेप्ट से कभी सॉल्व मत कर लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना 1D अलग पूरा और प्लस 1D। क्या 2D का इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या? अपन 2D का इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े ही नहीं आज तक। अपन ने 2D के इक्वेशन ऑफ मोशन की जगह पे वेक्टर पढ़ा था। कभी तूने अपने जीवन में सोचा कि हमें वेक्टर क्यों पढ़ाया गया, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे, हमें मैथ क्यों पढ़ाया गया? ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। कभी तूने सोचा ये बात कि हमें वेक्टर क्यों पढ़ाया गया? हम तो यहां पे फिजिक्स पढ़ने आए थे साहब, हमें तो मैथ पढ़ाया गया। तो सुन ध्यान से, वेक्टर इसीलिए पढ़ाया गया क्योंकि 2D का जब हम मोशन पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? 2D का कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। तो सर तो वेक्टर क्या मदद करेगा? तो वेक्टर में तूने पढ़ा क्या है? वेक्टर ने तूने पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लेना। मतलब तूने वेक्टर में पढ़ा तोड़ना। एक वेक्टर का समझना कंसेप्ट, तूने क्यों पढ़ा और यूज कैसे करता है उसको समझना। तूने क्या पढ़ा वो सुन। तूने एक वेक्टर का कंपोनेंट लेना सीखा। अगर एफ वेक्टर है तो एफ एक्स लेना सीखा और एफ वाई लेना सीखा। क्यों लेना सीखा है? क्योंकि तू इसको तोड़ सके। सर क्या करेंगे तोड़ के एक्स एक्सिस वाला अलग आ गया, वाई एक्सिस वाला अलग आ गया, तो एक्स एक्सिस में मोशन अलग लगाएगा, वाई एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन और सारी कंसेप्ट अलग लगाएगा। ये मोशन की अलग कहानी, ये मोशन की अलग कहानी। इसको अलग इक्वेशन से सॉल्व करेगा एक्स एक्सिस के इक्वेशन से, और इसको वाई एक्सिस में फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा। फिर सॉल्व कर दिया, तब अब सर अब जोड़ ले। मान ले तूने सॉल्व, तुमसे वेलोसिटी पूछी है, तूने x में सॉल्व करके vx निकाल लिया और y में सॉल्व करके vy निकाल लिया, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अब जोड़ ले, तो vx i कैप प्लस vy j कैप। नेट स्पीड पूछ रहा है तो क्या करेगा? रूट अंडर vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। तो वेक्टर में तूने क्या सीखा? कंपोनेंट लेना। क्योंकि कैसे कंपोनेंट लेना? मतलब नेट वेक्टर को तोड़ना, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में तोड़ना। तोड़ के क्या करेगा? एक्स एक्सिस वाले कंसेप्ट अलग, वाई एक्सिस वाला पूरा कंसेप्ट अलग। ठीक है सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला कंसेप्ट अलग। उसके बाद एक्स एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन कंसेप्ट लगा के एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व करेगा, वाई एक्सिस को अलग सॉल्व करेगा। अब जब सॉल्व कर लेगा तो फिर उसको जोड़ेगा। तो जोड़ेगा कैसे? मतलब मैग्नीट्यूड निकालेगा उनका। तो वेक्टर का तूने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। क्लियर है? लॉजिक समझ आ रहा है पूरे अच्छे तरीके से? तो सुन, अगर मैं तेरे से पूछ लूं काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से फाइनल स्पीड बता यहां पे क्या होगा, तो तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से बड़ा आसान है। कैसे? देख, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स हवा में जब आएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ
सॉरी हाफ एम वी एफ का होल स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से m/2 निकाल दे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से m/2 निकाल दे, तो ये इक्वेशन बनेगा था। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज mgh। मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने एंगल पे फेंका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 37 डिग्री फेंका है कि 47 डिग्री फेंका है, मैं तो काइनेटिक एनर्जी लूंगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जानता है ना, स्केलर। काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और वर्क डन यहां से फेंका, यहां देख तू ऐसे फेंक दे, ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसे आ जाए, सीधा आ जाए, वर्क डन तो डायरेक्टली mgh होगा। तो डायरेक्टली मैं यहां से लिख सकता हूं mgh इज इक्वल टू हाफ m। मैं तेरे सिखाने के लिए यहां पे 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, नहीं तो एक्स्ट्रा तो मेरा एक ही लाइन में आ जाता। देख भाई, m से m कैंसिल, g की वैल्यू बोल 10, h की वैल्यू बोल 120, बता क्या होगा 240 सर, 240 और बटा 2 भी इधर जाएगा। तो ऐसे कर ले, ये तेरा g इंटू एच, तो h की वैल्यू 120 को 2 से गुना करेगा तो 240, तो ये हो जाएगा तेरा 2400 इज इक्वल टू वी एफ का होल स्क्वायर माइनस वी आई का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर 400 और जाएगा उधर तो 2800। वी तेरा वी फाइनल आ जाएगा रूट अंडर 2800 मीटर पर सेकंड आंसर। बुझाया क्या बढ़ा रहा हूँ, नहीं बुझाया, लिख ले आराम से अच्छे से। फाइनल स्पीड वर्क एनर्जी थ्योरम से इजी हो जाएगा, होगा कि काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से इजी होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से ज्यादा इजी होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप कर सकते हैं। लिखिए अच्छे से लिख लीजिए बेटा, अच्छे से लिख लीजिए साहब। डन। आगे देखो, आगे देखो, एक ब्लॉक को मैंने यहां से ड्रॉप किया साहब। अब कितनी हाइट से ड्रॉप किया, 3r से। r क्या है भाई, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, ऐसा टनल बना है। जब ब्लॉक यहां से भागता 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 आया, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से रास्ते से आया। वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगता है, हमेशा लगता है सर, आपने बता दिया है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सुनिएगा, जब यहाँ पे चल रहा है तो इस पे 2 फोर्स लेंगे, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है नहीं, एक नॉर्मल, दूसरा ग्रेविटेशन। तो आप लिखेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप किया था तो 0 था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सिंपल हाफ mv स्क्वायर। एंड वर्क एनर्जी बाई वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट यहाँ था, इस लाइन पे था, यहाँ पहुंचा तो नीचे कितना है साहब, सिर्फ r। क्यों, क्योंकि यहाँ से 3r है और यहाँ से जब ये पहुंचा था तो रेडियस r है, तो ये 2r हाइट पे है। ये यहाँ से 3r हाइट पे था, यहाँ से 2r हाइट पे है, तो नीचे कितना आया, नीचे तो सिर्फ r ही आया, तो ये होगा mg इंटू r। m से m कैंसिल होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, v इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर 2gr। आंसर आ चुका आपका, रूट अंडर 2gr इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको ये बात समझ आया? अच्छा, दूसरी बात एक और पूछी मैंने, नॉर्मल ऑन अ बॉल ड्यू टू सरफेस। इस सरफेस की वजह से इस बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा। सिंपल सी भाषा में ऐसा है कि ये बॉल सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, या सरफेस बॉल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो बॉल का एफबीडी बनाओ, और जब भी कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो हमेशा और हमेशा एफबीडी उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही बनाना। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इसी पे बैठ जाओ रामलाल बन के, तुम रामलाल वही रामलाल इस पे बैठ गया, और रामलाल जो कि बॉल पे बैठा है और उसी का एफबीडी बनाएगा, तो बॉल को कहां पाएगा, रेस्ट में। बॉल को कहां पाएगा, रेस्ट में। तो क्या करेगा, ये एफबीडी बनाएगा, नीचे फोर्स लगाएगा नॉर्मल, नीचे फोर्स लगाएगा mg। और ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल फ्रेम पे बैठा होता तो स्यूडो फोर्स लगाता है एसिलेटेड फ्रेम में, तो ऊपर स्यूडो फोर्स लगाएगा हमेशा सेंटर के बाहर की तरफ। mb स्क्वायर भैया, mb स्क्वायर भैया स्यूडो फोर्स है ये तो सर हमने सेंट्रीफ्यूगल पर बता रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही स्यूडो फोर्स है, mb स्क्वायर भैया। और ध्यान रखना कि कोई भी रोटेशनल मोशन का सवाल, या तो तुम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कर रहे हो, या मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड पढ़ रहे हो, या मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ रहे हो, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रफ रोड पढ़ रहे हो, या मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड पढ़ रहे हो, सारे केस में कार पे ही बैठ जाओ, साइकिल पे ही बैठ जाओ, कोई बॉल घूम रहा है बॉल पे ही बैठ जाओ। क्यों, क्योंकि जिसको तुम्हें सॉल्व करना उसी पे बैठ जाना। उससे क्या होगा सर, तुम्हें रेस्ट में दिखाई देगा, डायनेमिक्स में होगा ही नहीं। और डायनेमिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है स्टैटिक के। ऑब्वियसली स्टैटिक का डायनेमिक्स मतलब चलता हुआ ढूंढे जाएगा, और चलता हुआ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोर्स ढूंढोगे, और डायनेमिक्स अगर तुम्हें देखना पड़ेगा तो तुम्हें फोर्स देखना पड़ेगा कॉज ऑफ मोशन। स्टैटिक के लिए तो सारा फोर्स बैलेंस कर दो। तुम्हें नहीं आया समझ, मैं क्या कह रहा हूं, जबरदस्त बात बता रहा हूं। कभी भी
बाहर बैठ के चीज़ों को सॉल्व मत करना अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा हो तो। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ना है ना, साइक्लिस्ट के छत साइकिल पे बैठ जा तू भी, साइकिल जा रहा है ना उसी साइकिल पे बैठ जा तू भी, वहाँ से देखना आसान होगा। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये भी सर्कुलर मोशन का एक मोशन टाइप हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचा तो तुम्हें क्या करना है, यहीं पे बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओगे तो ऊपर एम भी स्क्वायर भैया, नीचे एम जी और नीचे एन, तो क्या लिखोगे इक्वेशन, एम जी प्लस एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो तेरा नॉर्मल हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। बताओ एम तो एम है, v की वैल्यू कितनी थी रूट जी आर, तो स्क्वायर करोगे तो 2gr आएगी, 2gr आर से आर कैंसिल होगा तो 2mg माइनस एम जी बराबर एम जी। मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी लग रही है, एम जी के बराबर। समझ आया बेटा? अरे एनएलएम में पढ़ा होगा ना, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड, ये सारी चीज़ें तो वहाँ से आप लिंक करके निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। डन, लिख लिया? आगे देखो। हाँ, ये सवाल है। अ बॉल इज रिलीज्ड, यहां से बॉल को रिलीज करा तुमने, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0। एम्स 2017 का सवाल है बेटा, एम्स का सवाल है ये। और देखना ये रिपीटेटिव और मल्टीपल कंसेप्ट पे सवाल बना है, इनको सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। यहां से बॉल को अपन ने क्या किया, रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बॉल इस कर्व्ड पाथ पे, स्मूथ पाथ पे ऐसे ऐसे होता हुआ आया और यहाँ पे सरफेस कैसा था, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जो सरफेस था आपका वो था हॉरिजॉन्टल, तो बॉल इस सरफेस पे आया, हॉरिजॉन्टली निकल गया वी वेलोसिटी से और कहीं यहाँ जाके गिरा। तो जहां से ये बाहर निकला था, फ्री फॉल हुआ था, वो रेंज कितना होगा ये पूछा है। तो सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, बॉल को यहां से यहां तक गिरने की वजह से सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिला तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो सिंपल यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट पहले ही निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h/g, ये आएगा 2 सेकेंड। डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में चलता है। ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप करते हैं ना, या एक सेक्शन में फेंकते हैं ना, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं या एक सेक्शन में फेंकते हैं, केस सेम होता है। उस केस में ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में चलता है 5 मीटर, 2 सेकंड में चलता है 20 मीटर, 3 सेकंड में चलता है 45, 4 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 125, 6 सेकंड में 180, 7 सेकंड में 245, 6 सेकंड में 320, 8 सेकंड में 400, 6 सेकंड में 320। बता दो फिर से, 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड में 80 मीटर, 5 सेकंड में 125 मीटर, 5 सेकंड में 125 मीटर, 6 सेकंड में 180 मीटर, 7 सेकंड में 245 मीटर, 8 सेकंड में 320 मीटर, 9 सेकंड में 405 मीटर, 5 सेकंड में 500 मीटर। तो ड्रॉप करने वाला केस में इतना चलता ऑब्जेक्ट। या एक सेकंड फेंकोगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड यही होता जाएगा। 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड में 80 मीटर, 5 सेकंड में 125 मीटर, 6 सेकंड में 180 मीटर, 7 सेकंड में, चल आगे देख, 245 मीटर, 8 सेकंड में 320 मीटर। इधर देख, तो 20 मीटर को नीचे गिरना तो 2 सेकंड लगेगा। और 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना आगे चला जाएगा, एक्स डायरेक्शन की मोशन को देखोगे तो एक्स में कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो रेंज इज इक्वल टू होगा एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट। साफ साफ आपको प्रोजेक्टाइल का सवाल दिख रहा होगा यहाँ पे। यहां से यहां तक आप क्लियर कह सकते हैं कि सवाल पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल का है। किसका, ये प्रोजेक्टाइल का है। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम फ्लाइट, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अभी नहीं पता, इनटू टाइम फ्लाइट 2 है। अब एक्स की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये सवाल यहाँ पे आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स डायरेक्ट लगाइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा है, mg इंटू एच, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो m से m कटेगा, जी बोलो 10, 65 मीटर था और यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा है। तो 65 मीटर से 20 हटाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 मीटर। तो ये आएगा तेरा 45 मीटर में स्पीड 30 होगा, पहले ही मुझे पता है 45 मीटर मतलब स्पीड 30 होगा, निकाल ले तू। 40 h बोल, 45 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। ये इधर आएगा 90, 90 गुना 10 900 और v बराबर √900 मतलब v बराबर 30। सर आपको कैसे पता था ये? अबे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा तो 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचेगा, सॉरी 45, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा तो 45 मीटर चलने के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर 45 मीटर तो उसको 3 सेकंड लगेगा और 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी गेन करता है, 30 मीटर पर सेकंड। कैसे, v u प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, 0 है, 3 सेकंड में कितना गेन करेगा, 45 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान है, कितना गेन करेगा बोल, सॉरी 3 सेकंड में कितना गेन करेगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया तेरा 30 मीटर पर सेकंड। तो रेंज आ जाएगा तेरा 30 इंटू 2 बराबर 60 मीटर। क्लियर है क्या? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है ये। स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए बेटा, आराम से लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F इज इक्वल टू 2t plus 3 acting on object of mass 1 kg, then find work done in 2 seconds if initial velocity 0 at t is equal to 0। मेरी बात सुन, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का अगर वेरिएबल फोर्स हो, ये फोर्स वेरिएबल है टाइम के साथ, तो F इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, वर्क आ जाता है। अगर ये एफ एक्स है तो सिंपल ऐसे देख ले, F इंटू डी आर कर दे, F इंटू डी आर, जहाँ पे अगर x का फोर्स लोगे तो x होगा, y का फोर्स लोगे तो dy होगा, z का फोर्स लोगे तो dz होगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे व्हेन फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x। मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में, याद होगा जब भी जितने भी सवाल मैंने दिए थे, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x था, मतलब x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा था। टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा तो ये नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम रखोगे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यही रख दो, देखो ना दिया हुआ है फोर्स 2t plus 3, और यहाँ रख दो dx, तो ये इंटीग्रेबल नहीं है, नॉट इंटीग्रेबल। क्यों सर? यही तो फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूला तो ठीक है बट इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू t इंटू डी एक्स, टी का इंटीग्रेशन dx नहीं करा सकता। ये आप लिख लेना पूरा, ये पूरा लिखना आप कि वर्क निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला तभी यूजफुल होगा व्हेन फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तभी यूजफुल है ये फॉर्मूला। अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये यूजफुल नहीं है। तो लिखो इस बात को, थोड़ा सा सुनो और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, लिखो कि इफ फोर्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, force is a given as a function of x, then this formula is applicable. But if force is a function of time, if force is a function of time, then this is not applicable. If force is given as a function of time, then this is not applicable. So how can we calculate? Using work energy theorem. Using work energy theorem, because we are helpless. ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल ही नहीं सकते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें, u 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट्स मीन्स हाफ m इंटू वी एफ का होल स्क्वायर, दैट्स इट। हाफ मास दिया 1 kg, यहाँ पे 1 रख दे, तो सिंपल फाइनल स्पीड का होल स्क्वायर बाई 2, ये आएगा तेरा काइनेटिक वर्क डन। अब ये फाइनल स्पीड कैसे आएगा? तो सुनो ध्यान से, फोर्स गिवन है बेटा और मास गिवन है। फोर्स बाई मास क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल तेरा 2t plus 3, और यहां से एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। a को लिखो dv बाई dt, तो ये dv और dt इधर ले जाओ, तो ये होगा तेरा 2t plus 3 इंटू dt। इंटीग्रेशन कर दो, इनिशियल t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 था, और किसी टाइम 2 सेकंड पे, वर्क डन 2 सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ v होगा। अच्छे से इसका इंटीग्रेशन करो बेटा, थोड़ा ढंग से, कोई खास बात नहीं है। तो dv का इंटीग्रेशन सिंपल v, और यहाँ पे 2t, तो 2 बाहर, t स्क्वायर का, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, सिंपल t स्क्वायर, और 3 बाहर dt का इंटीग्रेशन t, तो 3t। लिमिट 0 से 2 तक रखना है, तो 2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6, तो ये आएगा आपका 10। सही कर रहा हूँ क्या? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप रख दीजिए 10 का होल स्क्वायर 100 बाई 2, 10 का होल स्क्वायर 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50 जूल। क्या ये सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया। तो जब हम हेल्पलेस थे तो हमारी मदद किसने करी? वर्क एनर्जी थ्योरम ने। तो आप ध्यान दीजिए कि जब हम काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं निकाल पाते हैं या स्पीड नहीं निकाल पाते तो वर्क हमारी मदद करता है, और जब हम वर्क नहीं निकाल पाते हैं, वर्क निकाल नहीं पाते, आपने लिखा है कि फोर्स अगर टाइम का फंक्शन तो वर्क निकालने में दिक्कत हो रहा था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क के इक्वल। क्या समझ में आया वर्क एनर्जी थ्योरम कितना ज्यादा एप्लीकेबल है? तो आप पैकेज के सवाल आज नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप थ्योरी पढ़ते हो और डायरेक्ट अनसॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने लगते हो। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आज जो मैंने कराया है, आज जो मैंने पढ़ा है, सारे एग्जाम्पल एक बार कॉपी करने के बाद, क्लास से ये नोट से लेक्चर सुनने के बाद, नोट्स बनाने के बाद एक बार रफ में सारे सवाल करेंगे आप सॉल्व। फिर आप मॉड्यूल के कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? मॉड्यूल के कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे। फिर आप एक्सरसाइज में जाके अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है ये बात? क्योंकि जब आप ये एग्जाम्पल करोगे तो थोड़ा और समझ में आएगा क्लास में क्या बताया था। फिर घर पे जाके सॉरी घर पे ही हो आजकल, यहाँ तो हो नहीं, फिर
आप मॉड्यूल के कुछ सॉल्व एग्जांपल करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। इससे आपको पता चलेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो था हमने अप्लाई किया था और कैसे अच्छे से अप्लाई किया जा सकता है। तुम्हारे मन में कुछ मिसकंसेप्शन रह गया होगा, सॉल्व एग्जांपल करोगे तो हटेगा, तो थ्योरी और ज़्यादा क्लियर और विजुअलाइज होगा। उसके बाद अनसॉल्व एग्जांपल करना, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सरसाइज में अलग से सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल करना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।